May I come in, sir? यस कम कम। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग, Morning, वेरी sir. गुड, वेरी गुड। आपको कोड दिया गया होगा, जी सर। कहाँ है वो कोड? दे दीजिए। आपने देख लिया है कोड? जी सर। थैंक यू। प्लीज अपनी जगह पे बैठ जाइए आप। थैंक यू सर। आपका कोड क्या है? सर 1090। ये कौन किस विभाग का हेल्पलाइन नंबर है? सर ये महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर है। महिलाओं के लिए है, बालकों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है? बच्चों के लिए सर 1098 है। जी। अच्छा एक चीज बताइए, जी सर। महिला सशक्तिकरण के लिए जी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही? जी सर। सर महिला सशक्तिकरण के लिए यूपी सरकार द्वारा एक प्रमुख मिशन शक्ति योजना है। इसके अतिरिक्त सर कन्या सुमंगला योजना है और सर यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना है और सर मुखबिर योजना है कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए और सर महिला सामर्थ्य योजना है। इसमें एसएचजी के माध्यम से महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जाता है और सर लखपति दीदी योजना है सर। इतना सर मैं अभी याद कर पा रही हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बाल विवाह के दर बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण है इसका? जी सर, जैसा कि अभी मैंने भी रिपोर्ट एक आई थी उसमें पढ़ा कि प्रदेश में लगभग 18% जो लड़कियां हैं उनकी बाल विवाह किया जाता है, कर दिया जाता है। तो सर ऐसा है कि बाल विवाह हालांकि काफ़ी अधिक दर है, लेकिन पहले से जो समय के साथ साथ उतनी तेजी से इस दर में कमी नहीं आ रही है। हालांकि पहले से काफ़ी कम हुआ है, लेकिन जो कमी की दर है वो अभी इसलिए शायद कि जो ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है वो काफ़ी अधिक है उत्तर प्रदेश में और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें इतनी जागरूकता नहीं है कि लड़कियों को यदि हम शिक्षित करें तो वो आत्मनिर्भर होंगी, तो शायद लड़कियों को बोझ के रूप में देखा जाता है। और साक्षरता दर जिस इलाके में कम है, जो जैसे श्रावस्ती जिला हुआ या पूर्वांचल का जो इलाका है सर, इसलिए ये समस्या इसका भी देख। मतलब सिर्फ जागरूकता की कमी ही उत्तर प्रदेश में बाल विवाह की समस्या के लिए जिम्मेदार है और कोई कारण नहीं है? हाँ नहीं सर, और भी कारण है कि जैसे मैं उतना लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसर कम होते हैं और जो बाहर कहीं जाने के लिए अपने जो निवास स्थान है वहाँ से बाहर जैसे पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए जैसे सुरक्षा के मुद्दे भी सामने आते हैं, तो परिवार वालों को शायद ये लगता है कि मैं जो लड़कियां हैं उनकी शादी करा दी जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय उनकी शिक्षा पर खर्च करने के या उनको बाहर भेजने के। सर जैसा कि मैं अभी सोच पा रही हूँ। जी सर। तेजस्वी, जी सर। नमस्कार। नमस्कार। तेजस्वी, आप आपके नाम का शाब्दिक अर्थ हमें बताइएगा। सर उज्जवल प्रतिभाशाली। उज्जवल और आप प्रतिभाशाली हैं? सर मैं अपने आप को इस अर्थ में प्रतिभाशाली समझती हूँ कि मैं एक अच्छी लर्नर हूँ। मैं कुछ भी सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ और जल्द से जल्द उसको सर ग्रहण करती हूँ। बहुत अच्छा। तो इसी पर आप बताइए, महिला आरक्षण बिल आया था। जी सर। सरकार का क्या ही है, एक सही प्रयास है नंबर 1। अगर सही प्रयास है महिलाओं को उत्थान के लिए, भागीदारी के लिए राजनीति, तो इसका कार्यान्वयन किस प्रकार सही तरीके से होना चाहिए? जी सर। सर प्रयास तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो वर्तमान समय में हमारी लोकसभा में केवल 14% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है और राज्यसभा में भी 12% महिलाएं हैं। हालांकि राज्यसभा के लिए ये बिल नहीं लागू होगा। और जो यूपी की विधानसभा है सर, उसमें भी 403 सीट्स में से सर केवल 47 ही महिलाएं हैं और सब ज़्यादातर सभी राज्यों में ऐसी स्थिति है। तो ये बिल बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का और जो अगला जो कार्यान्वयन, हाँ हाँ सर, उसका कार्यान्वयन जो जनगणना होगी उसके बाद जो परिसीमन होगा उसके बाद से जो इलेक्शन होंगे उसके बाद लागू किया। ऐसा तो सारे ही प्रिंट मीडिया कह रहा है और सोशल मीडिया कह रहा है, आपका क्या मानना है? क्या सही मायने में एक ईमानदार कार्यान्वयन हो रहा है या होगा, या अगर नहीं हो रहा तो आपकी क्या राय है, उसको सही सलाह कैसे देंगे आप? सर प्रिंट मीडिया का नहीं, दोनों। महिला आरक्षण बिल जो सही मायने में रिजर्वेशन दिया जाएगा उनको राजनीति के अंदर, उसमें आपका क्या मानना है कि
किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन ईमानदारी से होना चाहिए? जी सर, इसके लिए सर महिलाओं को, जैसा कि ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम पंचायत में महिलाएं प्रधान पति की अवधारणा आती है सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महिलाएं स्वेच्छा से प्रतिभाग करें और जो अपना उनको प्रतिनिधि। अगर वो सारा काम खुद ही कर लेंगे तो आप अगर एक जिलाधिकारी हैं तो आपका क्या जिम्मेदारी बनती है? किस तरह से आप इंटीग्रेट करेंगे, किस तरह से सामूहिक भागीदारी बना करके सबको, वह कौन सा ऐसा जादू है, वह कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप महिलाओं को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे ताकि उनका उत्थान हो? जी सर, सर सबसे पहले तो मैं इसकी शुरुआत अपने कार्यालय से ही करूंगी। जो भी महिलाएं मेरे कार्यालय में होंगी, मैं उनके साथ मिलकर एक समिति या ग्रुप बनाऊंगी। तो मैं उनसे पर्सनल लेवल पर बात करूंगी और उनको मैं पर्सनल लेवल पर बात करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समितियां तो बहुत बनती हैं लेकिन आप पर्सनल लेवल पर बात करेंगे, आप शिक्षित करेंगे। क्या ये बात सही है? सर, मैं क्योंकि मैं शिक्षिका भी हूँ, तो सर आगे चलकर मैं चाहूंगी कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में मैं जितना योगदान दे सकूं, जहाँ पे। दूसरा सवाल मेरा तेजस्वी ये है कि आप क्योंकि आप किसान परिवार से हैं, जी सर। किसानी आपका पारिवारिक जी सर। रोजगार भी एक इसका वजह है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो अर्थव्यवस्था है बहुत सारे चैलेंजेस झेल रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, खेतों को लेकर के, खेती एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के। और इसी प्रकार चूंकि पूरा शहर इस ओर पीड़ित है और उसी हिसाब से वहाँ का किसान भी पीड़ित है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप एक अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक चैलेंजेस बताएं और किसानों की अपने क्या चैलेंजेस हैं, दो बातें हमको बताएं। जी सर। सर, सबसे बड़ी समस्या सर मुझे ये लगती है कि किसान केवल कृषि पर ही ध्यान दिया जाता है। हालांकि सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, यदि साथ में पशुपालन और अदर जो जैसे कि मछली पालन हो गया और सर मधुमक्खी पालन, अगर ये भी साथ साथ में कृषि के हो सके तो किसानों की आय वृद्धि होगी। वो जैसे कि जो अचानक कोई आपदा आती है, उससे जो फसल की बर्बादी होती है, उसका सर दुष्प्रभाव कम हो सकता है। और सर कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में जैसे बाढ़ की समस्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे की समस्या है, पूर्वांचल में बाढ़ है, तो सर ये भी एक बड़ी समस्या सर मुझे नजर आती है। कुछ फाइनेंशियल भी लगता है आपको, कोई चैलेंजेस है किसानों के लिए? फाइनेंशियल कोई चैलेंजेस हैं? सर चैलेंजेस तो हैं, बट सरकार जैसे केसीसी के द्वारा और उनको सरकार के द्वारा जो ऋण दिया जाता है, तो उसका सर किसान लाभ उठाते हैं। और कोऑपरेटिव बैंक्स किस तरह से हेल्प करते हैं खेती के अंदर किसानों को? किसानों के लिए माफी चाहती हूँ सर, कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या महिलाओं के लिए स्पेशल उत्थान की और ध्यान रहता है? क्या करते हैं वो लोग? सर सहकारी जो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, इनके माध्यम से जो गांव के कुछ लोग मिलकर एक किसी व्यवसाय के लिए कार्य करते हैं, भले ही वो अलग अलग पेशे से जुड़े लोग हों, वो अपना जो उनका बचत होती है उसको साथ में जमा करते हैं और कोई भी एक व्यवसाय शुरू करते हैं अपने गांव के स्तर पर और उसके माध्यम से अपनी पूंजी को। क्या मैनेजमेंट में उन लोगों की कहीं परोक्ष या निरपेक्ष रूप से क्या भागीदारी भी होती है, जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं? हाँ, सर जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो उनका एक अध्यक्ष होता है और एक उसमें। चलिए, आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है? हाँ जी सर, पढ़ा है। अपने नाम को सार्थक कीजिएगा तेजस्वी। आज के न्यूज़पेपर में कहा गया है कि एलन मस्क के साथ इसरो ने कुछ करार किया है पिछले कुछ दिनों में। वो कौन सा करार है, क्या एग्रीमेंट है और वह भारत के लिए क्या महत्व रखता है? सॉरी सर, मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ पाई क्योंकि कल पढ़ा है आपने न्यूज़पेपर? सर कल पढ़ा था बट ट्रेवल कर रही थी तो इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाई, बट आज सर मैंने हेडलाइंस तो देखी हैं बट पूरा। क्या है आज के न्यूज़पेपर के मुख्य हेडलाइंस? सर पहला तो एक ये था कि जो अडानी वाला मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो सीबीआई जांच है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और सर एक न्यूज मैंने पढ़ी थी कि कूनो नेशनल पार्क में जो नामीबिया से चीते लाए गए थे, तो एक जो आशा नाम की कोई थी चीती, उसके द्वारा 3 शावकों का जन्म हुआ है। और सर
एक न्यूज ये पढ़ी थी मैंने कि कोरोना संक्रमित मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। चलिए, अगर आज ने आपने सुना है तो हम वापस आते हैं अडानी पर। SIT आपने नाम नहीं लिया। SIT और CBI की जांच ना हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये वर्डिक्ट आया, ठीक है। क्या आपको लगता है ये जो वर्डिक्ट आया है, इतनी बड़ी खलबली मची है पूरे देश और विदेश में, अमेरिकन कंपनी हिंडनबर्ग ने इस पर आरोप लगाए थे बहुत सीरियस, क्या आपकी निगाह में, आपकी नज़र में सुप्रीम कोर्ट की फैसला सही लगता है आपको एक नज़र में? जी सर, मुझे सही लगता है क्योंकि ये हमारे देश के बड़े एक उद्यमी हैं और देश के लिए भी कार्य कर रहे थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में उनका योगदान था। ऐसे तो टाटा भी कर रहे हैं बहुत सालों से। नहीं सर, एक्चुअली सर ऐसा हुआ कि उनके जो शेयर थे उसमें जो भारत के बहुत सारे लोगों का निवेश था, वो सर मैंने एक्चुअली कल खुद ही देखा कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हुए, तो सभी पूरे देश को नुकसान हुआ, उनकी छवि धूमिल हुई और उसका असर देश की छवि पर भी असर पड़ा और इससे सर देश की। आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है अडानी के हक? जी सर, मैं तो मानती हूँ। बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पर ये बताइएगा, क्या इसकी वजह से शेयर मार्केट में उथल पुथल हुई कि इनके शेयर बढ़े या घटे हैं अभी शेयर मार्केट? सर फिलहाल में अभी जी, फिलहाल की बात कर रहे हैं। हाँ जी, यस, बढ़े हैं। कौन सा ऐसा सेक्टर है जो बहुत तेजी से इनके शेयर टॉप पर गए हैं? कौन सा सेक्टर में ज्यादा तेजी से बढ़े? सॉरी सर, ये मुझे इतनी जानकारी नहीं। कई बार ऐसा नहीं लगता तेजस्वी कि हम अपने सब्जेक्ट्स, अपने डोमेन से निकल के बात करना नहीं चाहते हैं? वी आर गोइंग टू सेलेक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर। हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी पोजीशन में हम जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं, एक डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हैं। कहीं ऐसा लगता है कि अपने डोमेन से बाहर निकलना हमारी कुछ लिमिटेशंस है? आपको लगता है कि हम एज ए फॉरवर्ड जोन में जाने वाले डिसीजन मेकर, क्या हम बंधे हुए हैं किसी वजह से? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है आपको बांधती है जो नए तरह से सोचने में मजबूर करती हो? शेयर मार्केट के बारे में आप नहीं जानते बहुत कुछ? जी सर, एक्चुअली सर ऐसा है कि मैं वर्किंग भी हूँ और मैं खेल के बारे में जरूर जानती होंगी तेजस्वी आप। जी सर। खेल कौन सा पसंद है? सर मुझे चेस खेलना पसंद है। चेस, बहुत अच्छा। ढाई, हाँ सर। चाल क्यों चलता है घोड़ा? हमें भी कल बड़ा अच्छा सवाल लगा ये। 2.5 साल। ढाई चलता है सर। जी सर। आप शतरंज की सर खिलाड़ी हो। अगर आपकी अनुमति तो अनुमान लगा सकते हैं। अनुमति है प्लीज। सर शायद इसलिए होता हो क्योंकि घोड़ा जो है वो कूदता फादता छलांग लगाते हुए, इसलिए शायद। ऐसे तो हाथी भी छलांग लगा सकता है। चलिए, क्योंकि आप शायद इस्तेमाल कर रही हैं, आपकी निर्णय लेने की क्षमता को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। थैंक यू तेजस्वी सर। सर देशमुखी क्या है? सरदेशमुखी सर मराठा साम्राज्य में कर व्यवस्था थी, चौथ और सरदेशमुखी, तो वही सर एक व्यवस्था उन दोनों। चौथ और सरदेशमुखी में अंतर क्या है? सर चौथ जो मराठा साम्राज्य द्वारा लिया जाता था कर, वो सर उनके जो शासित इलाका था उसी से सर लेते थे, और सरदेशमुखी जो अपने आसपास के क्षेत्र थे उनसे सर वो उनकी सुरक्षा के रूप में या एक उसे एवज के रूप में वसूली के ऐसा करते। क्या ये सही था? हाँ। सर अगर मेरा पर्सनल व्यू देखा जाए तो मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि इससे उनके जो पड़ोसी राज्य थे उनसे उनका दुश्मनी बड़ी होगी, और जो मुश्किल का समय जैसे आया होगा बाद में तो किसी ने उनका साथ। आपका स्नातक, आपने स्नातक किस कॉलेज से किया है, यूनिवर्सिटी से किया है? सर ये CSJMU यूनिवर्सिटी है कानपुर में। पूरा नाम क्या है? सर छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है। साहू जी कौन थे? साहू जी सर शिवाजी के ही वंशज थे सर, मैं याद नहीं करता। छत्रपति उपाधि कब शिवाजी ने लिया था? सर ये कौन सी जीत के बाद लिया था? माफ करना सर, मैं याद नहीं। फौज में महिलाओं का भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कौन सी समिति का गठन हुआ है? समिति सर। क्या भागीदारी होनी चाहिए? जी सर होनी चाहिए। हाल ही में सर बबीता। अभी तक क्यों नहीं हुआ? सर अभी मैंने पढ़ा था कि बबीता पुनियावाद एक हुआ था, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया, उसके बाद जो स्थायी कमीशन महिलाओं को प्रदान किया गया सर। हाँ। दहेज प्रथा जो है, जी सर।
आप अपने जिले की एसडीएम बनी हैं और दहेज प्रथा को उन्मुक्त करने के लिए उस जिले से जी सर। क्या प्रयास करने हैं? आपके 3 पॉइंट बताइए प्रायोरिटी वाइज। जी सर। सर सबसे पहले तो मैं जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनमें सर ये कानून के प्रति जागरूकता, सभी को ये जानकारी हो कि सरकार, हालांकि जानकारी होती है काफी लोगों को, फिर भी जिन लोगों को जानकारी नहीं उन तक ये जानकारी। कितने लोगों को आपके शहर में पता नहीं है कि दहेज गलत है या उसके ऊपर कानून बना हुआ है? क्या स्त्रियों को पता नहीं, लड़कियों को नहीं पता है? हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लड़कियों को नहीं इसकी जानकारी होती, जो कोर ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर सर इसकी जानकारी नहीं होती है कुछ लोगों को कि दहेज के लिए सरकार का कोई ऐसा प्रावधान। दिव्यापुर से आती हैं, वहाँ गेल है। हाँ सर। क्या वो नवरत्न कंपनी है? सर महारत्न। महारत्न के लिए क्राइटेरिया क्या होता है? सॉरी सर, क्राइटेरिया मुझे भी याद नहीं है। एनटीपीसी भी है वहाँ पे? जी सर। वो क्या है? सर वो भी महारत्न कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये बताइए कि संगम साहित्य क्या है संगम साहित्य सर जो और क्या योगदान रहा है सर सांस्कृतिक रूप से? सर सांस्कृतिक रूप से, जी सर। सर दक्षिण भारत में जब उत्तर भारत से संस्कृति का वहां पहुंची तो कुछ संगम वहां पे चोल शासकों का जब काल था, कुछ संगम हुए वहां पर अगस्त्य ऋषि के नेतृत्व में सर। तो वहां पे कुछ ग्रंथ लिखे गए और वहां का जो इतिहास था वो लिखा गया, और जो वहां का समाज था उसके बारे में। ओडीओपी के तहत औरैया जो जिला है, किस वस्तु को चिन्हित किया गया है? सर औरैया जिले में मिल्क प्रोसेसिंग। तेजस्वी जी, संगम काल के कुछ महाकाव्यों के नाम अगर आपको याद हो तो बताइए। सर तोलकापियम और सर मणिमेखले और सर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। चलिए ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस किस दिन होता है? सामाजिक न्याय दिवस, माफी चाहती हूँ सर मुझे। अच्छा चलिए ये बताइए, सामाजिक न्याय से आप समझते क्या है? सामाजिक न्याय से सर ये समझती हूँ कि जो समाज का प्रत्येक व्यक्ति है वो उसको अपने अधिकारों की प्राप्ति हो, जो मौलिक अधिकार हैं उनकी प्राप्ति हो, और अपने जीवन के निर्णय वो स्वयं ले सके, और जो उसकी पूर्ण विकास में जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, सेवाएं हैं, वो सब उसको मिल सके, और अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके, किसी व्यक्ति को वंचित ना होना पड़े सर। तो वंचित नहीं होना ये मतलब हुआ आपका कि यही सामाजिक न्याय है? मतलब वो अपने निर्णय लेने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र हो और पूर्ण विकास का, व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिले। जी सर। अच्छा, अभी न्यूज में आपने सुना होगा शिव शक्ति पॉइंट। सर हाँ सुना तो है, बट सर यदि आप हेल्प कर दें तो मैं थोड़ा उसके बारे में बता सकती। हाँ शिव शक्ति कुछ सर सुना, बट सर इतना याद है मैंने पढ़ा है। अच्छा, चंद्रयान 3 से इसका संबंध है? हाँ सर, जहाँ पे चंद्रयान 3 जिस स्थान पर उसकी लैंडिंग हुई उस स्थान को नाम दिया गया था। ठीक है, वेरी गुड। और कोई ऐसा स्थल चंद्रमा पर जहाँ जो आपको ध्यान में हो? सॉरी सर। अच्छा, चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही? सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि सर कोई भी देश भारत के अतिरिक्त चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर सफल लैंडिंग नहीं कर सका। भारत ऐसा पहला देश बना विश्व में जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराई है। ओके, वेरी गुड। अच्छा आप मुझे बताइए, पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, ये क्या चीज़ है? इसका भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या मायने है, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या मायने है, ये दोनों बताइए। सर पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, क्योंकि भारत में किसी धर्म को सभी धर्मों को समान समझा जाता है, इसीलिए पंथ निरपेक्ष शब्द इसलिए चुना गया कि धर्म ना होकर, क्योंकि भारत में विभिन्न पंथ भी हैं छोटे छोटे, तो इसलिए पंथ निरपेक्ष शब्द चुना गया कि राज्य के लिए सभी पंथ बराबर हैं। और सर अगर विदेशी संदर्भ में देखा जाए तो विदेशी संदर्भ में जो राज्य है
वो पंथ से दूरी बनाकर रखता है, और भारत में पंथ से दूरी बनाकर, धर्म से दूरी बनाकर नहीं रखी जाती, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, आफ्स्पा कहते हैं जिसे, इसके बारे में सुना होगा आपने, तो इसकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में क्या है? क्या इसे हटा देना चाहिए या रहने देना चाहिए? सर मेरे विचार से इसको हटाना नहीं चाहिए। हालांकि जो इसका लागू करने का तरीका है, या फिर जो वहाँ के सैन्य बल हैं, उनके जो ऑफिसर हैं, वो अपने स्तर पर इसमें थोड़ा जो स्थानीय जनता है उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि भारत में जैसे पूर्वोत्तर में काफ़ी अस्थिरता का माहौल रहता है, और हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में भी अस्थिरता का माहौल है। तो सर हटाना तो उचित मैं नहीं समझती। हालांकि नागरिकों के जो अधिकार हैं उनका सम्मान करना चाहिए सेना को। जी सर। एक राष्ट्र एक चुनाव, इस पर आपका क्या सोचना है, जरा बताइए। सर एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं भी सर उसमें योगदान देती हूँ, और मैंने देखा है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको उसमें काफ़ी अदर ड्यूटीज में, जैसे इलेक्शन ड्यूटी में कार्य करना पड़ता है, तो जो उनका मूल कार्य है वो भी प्रभावित होता है। सरकार के जो संसाधन है वो भी सर व्यर्थ तो नहीं कह सकते सर, बट उसमें ज़्यादा खर्च हो जाता है। अगर अलग अलग चुनाव होते हैं, यदि एक साथ चुनाव होते हैं, तो उन संसाधनों की बचत होगी, और जो बहुमूल्य समय है सर उसकी बचत होगी, और जो विकास कार्यों पर जो ऊपर से नीचे तक का जो पूरा आला अधिकारी होते हैं सबको, तो वो विकास कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकते हैं उतने समय में। और जैसा कि सर कुछ राज्यों में देखा भी गया कि साथ साथ चुनाव होते हैं, उसका कोई जैसे उड़ीसा राज्य में, तो जैसे ये कहा जाता है कि स्थानीय जो दल हैं उन पर नकारात्मक असर पड़ेगा। तो सर उड़ीसा राज्य में मैंने पढ़ा था कि साथ साथ ही चुनाव हुए थे, राज्य विधानसभा के और लोकसभा के। तो वहाँ पे जो स्थानीय बीजू जनता दल है उनकी सरकार वहाँ पे बनी, और जो लोकसभा की सीट्स है उनके लिए सर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत, वहाँ पे ज्यादा सीट्स मिली। जी सर। तेजस्वी, क्या अर्थ होता है इस नाम का? सर उज्जवल और प्रतिभाशाली। जी सर। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी असम सरकार के द्वारा एक शांति समझौता किया गया है, केंद्र सरकार और असम सरकार के द्वारा, किस संगठन के साथ किया गया? ULFA। कुछ बता सकते हैं कि यह संगठन क्यों चर्चा में रहा और क्यों इससे ही किया गया यह समझौता असम में? सर माफी चाहती हूँ, बहुत ज्यादा विस्तार में मैं नहीं इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से नहीं बता सकती। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश के समक्ष आंतरिक सुरक्षा की क्या क्या चुनौतियां हैं? उत्तर प्रदेश के समक्ष सर जो दक्षिणी जिले हैं, जैसे सोनभद्र रीजन है, वहाँ पे सर नक्सलवाद की समस्या है। सर जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे ड्रग्स का व्यापार, अवैध हथियार का व्यापार सर, और जो पूर्वांचल का क्षेत्र है सर, वहाँ पे सर जो नेपाल का एरिया है, वहाँ से नेपाल से ऐसा सुना जाता है कि लॉन्च पैड के रूप में कभी कभी नेपाल का यूज किया जाता है। तो वहाँ पे लोग पूर्वांचल में वहाँ से लोग आते हैं। और सर जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहाँ पर सर क्योंकि बेरोजगारी दर वहाँ पे ज़्यादा है, तो आपराधिक गतिविधियाँ कुछ अधिक सर वहाँ होती हैं। उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम नहीं होता है? कितने प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं? कुछ मुख्य साइबर क्राइम के प्रकार बता दीजिए आप। जी सर। सर फिशिंग हो गया, और साइबर स्टॉकिंग हो गया, और सर माफ करना, मैंने पढ़ा तो बट सर अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कई प्रकार पढ़े। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति ही उसे देश के अन्य राज्यों से अलग करती है, क्या आप सहमत हैं? जी सर। उत्तर प्रदेश में सर विविधता है, हर वर्ग के लोग रहते हैं, और उत्तर प्रदेश में प्राचीन शहर काफी, जैसे सर प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, और सर जो महाजनपद काल के 8 जनपद महाजनपद थे वो सर उत्तर प्रदेश में ही थे। और सर हाँ सर, कला में सर सारनाथ में अशोक स्तंभ है,
और सर जो गुप्त काल के प्राचीन मंदिर हैं जो सर वो जैसे कि कानपुर में भितरगांव का मंदिर है और ललितपुर में मंदिर है दशावतार मंदिर। सर प्राचीनतम जो नमूने हैं उसके वहाँ पे उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। और संगम का विशेष महत्व है जो प्रयागराज में है। और जी सर। अच्छा एक चीज बताइए, अभी एक शब्द चर्चा में आया है ग्रीन वॉशिंग, जानती हैं कुछ इसके विषय में? हाँ जी सर, जो औद्योगिक कंपनियां होती हैं वो अपने बारे में ये हालांकि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखती हैं और झूठ ये कहती हैं कि हाँ हम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं। मेरी जो कंपनी है उसके द्वारा पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाई जा रही है। सर मैं इसी संदर्भ में इसका आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया है? एंशिएंट इंडिया से? एंशिएंट। ये बताइए कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया है, क्यों कहा गया है ऐसा? सर ऐसा इसलिए कहा जाता है कि गुप्त काल में विभिन्न क्षेत्रों में जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और सर और जो व्यापार था, हालांकि परवर्ती काल में व्यापार कम हुआ था, लेकिन जो प्रारंभिक और मध्यवर्ती काल था उसमें बहुत विदेशों से व्यापार भी होता था। तो जो महान व्यक्तित्व थे, कुछ प्रमुख स्थलों के नाम बता सकती हैं जो गुप्त काल के दौरान निर्मित हुए हों? गुप्त काल के दौरान सर अभी तो जो प्राप्त होते हैं स्थल उसमें वही सर दशावतार मंदिर ललितपुर का और भितरगांव का मंदिर कानपुर का, वो सर प्राचीनतम जो मंदिर प्राचीनतम मंदिर प्राप्त होते हैं सर उसी समय में शुरुआत। अच्छा आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उत्तर प्रदेश में? जी सर। सर मैं अगर पर्सनल लेवल पर बताऊं तो आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो आप ये बताइए कि एक महिला होने के नाते आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर एक मुद्दा तो सुरक्षा का है सर। जैसे कहीं अपने कहीं बाहर जाना हो तो ट्रैवलिंग के दौरान या कहीं और भी जाना हो तो यदि अकेली महिला हो तो उसमें डर का एक असुरक्षा का माहौल रहता है। और सर दूसरी समस्या है कि महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है, 67% महिलाएं साक्षर हैं। और तीसरी सर महिलाओं की जो LFPR है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वो काफी कम है और उनमें कौशल की कमी है। तो इसलिए शिक्षा और कौशल की कमी की वजह से वो महिलाओं की, हालांकि जनसंख्या महिला इतनी पुरुषों की लगभग बराबर है, फिर भी महिलाओं की भागीदारी जो अर्थव्यवस्था में है वो सर बहुत कम है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर।